नमस्कार। 11th-12th के अर्थशास्त्र के छात्रों का स्वागत है। आज हम उत्पत्ति के फलन वाले चैप्टर में आगे बात करते हैं। कल बात की थी हमने साधन, पहला जो हम था उत्पत्ति का पहला नियम था साधन के बढ़ते प्रतिबल अथवा उत्पत्ति वृद्धि नियम। साधन के बढ़ते प्रतिबल या क्रियाशीलता या वृद्धि, उत्पत्ति के वृद्धि नियम की हमने कल बात करी थी। इसको हमने एक तालिका से और एक ग्राफ के द्वारा समझा था और उसमें क्या कौन से कारण हो सकते हैं ये समझे थे। स्थिर साधन, साधनों की अभिजातता, और इसके बाद बात करते हैं उत्पत्ति के दूसरे प्रकार के साधन के स्थिर प्रतिबल अथवा उत्पत्ति समता नियम। उत्पत्ति समता नियम साधन के समान प्रतिबल से अभिप्राय उस स्थिति में है जिसमें परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से उनकी सीमांत उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती है। इस स्थिति में सीमांत उत्पादन स्थिर हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कुल उत्पादन में वृद्धि समान दर से होती है। समान स्थिर साधन के स्थिर प्रतिबल अथवा उत्पत्ति समता नियम में क्या होता है कि उत्पत्ति के जो परिवर्तनशील साधन हैं उनकी अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से पर भी सीमांत उत्पादकता नहीं बढ़ती है। यानी कि सीमांत उत्पादकता एक बिंदु ऐसी स्थिति आती है जब सीमांत उत्पादकता बढ़ना कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर हम कहते हैं स्थिर साधन के स्थिर प्रतिबल यानी कि स्थिर साधन द्वारा या उत्पत्ति समता नियम। इसको ऐसे नियम को हम कहते हैं उत्पत्ति समता नियम। उत्पत्ति वृद्धि नियम एवं उत्पत्ति ह्रास नियम। यानी उत्पत्ति, एक तो उत्पादन का वृद्धि नियम होता है, एक होता है उत्पत्ति ह्रास नियम जिसमें उत्पादन का ह्रास होता है, के बीच की कड़ी को हम उत्पत्ति समता नियम कहा जाता है। उत्पत्ति वृद्धि नियम एवं उत्पत्ति ह्रास के नियम की बीच की कड़ी को उत्पत्ति समता नियम कहा जाता है। हैंसन ने इसमें शब्दों में अब परिभाषा दी है, अपने शब्दों में इसमें क्या दी है। हैंसन के शब्दों में साधन के समान प्रतिफल के नियम के अनुसार कारक के समान प्रतिफल उस समय प्राप्त होते हैं जब परिवर्तनशील कारक की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से भी उत्पादन में समान दर से वृद्धि होती है। यानी कि इसका मतलब है परिवर्तनशील की इकाइयाँ तो बढ़ रही हैं, किंतु औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन उतनी तेज़ी गति से नहीं बढ़ रहा है। सीमांत उत्पादन जो है वो उस तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसको कहेंगे ये उत्पत्ति का समता नियम है। यानी कि उत्पत्ति ह्रास नियम और उत्पत्ति वृद्धि नियम के बीच की कड़ी है। देखिए इस तालिका से आपको ये चीज़ समझ में आएगी। परिवर्तनशील इकाइयाँ दे रखी हैं 1 2 3 4 5 6। कुल उत्पादन दे रखा है 30, 60, 120, 150, 180। औसत उत्पादन दे रखा है 30, 30, 30, क्योंकि इसमें औसत उत्पादन में हर बार कितने की वृद्धि हो रही है। 30 से 60 हुआ, 60 से 90 हुआ, 90 से 120, 90 से 120, 120 से 50, 180। यानी कि औसत उत्पादन हर बार 30 यूनिट का बढ़ रहा है। लेकिन सीमांत उत्पादक क्या हुआ, 30 के हिसाब से यहाँ पर भी बढ़ रहा है, जबकि सीमांत उत्पादकता तेज़ी से बढ़नी चाहिए क्योंकि परिवर्तनशील इकाइयाँ लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन सीमांत उत्पादकता और औसत उत्पादकता में एक समान ही वृद्धि हो रही है। तो ऐसी स्थिति को हम कहेंगे उत्पत्ति समता नियम या साधन के स्थिर प्रतिबल अथवा उत्पत्ति समता नियम। अब बात करते हैं साधन के घटते प्रतिबल अथवा उत्पत्ति ह्रास नियम। सबसे महत्वपूर्ण नियम है ये साधन के घटते प्रतिबल अथवा उत्पत्ति ह्रास नियम। साधन के घटते प्रतिफल की दशा में परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पादन घटने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है। इस दिशा में उत्पादन की सीमांत लागत बढ़ जाती है। यानी कि साधन के घटते प्रतिफल, जो साधन के जो हैं स्थिर के प्रतिफल घट रहे हैं, यानी कि उनका
लाभ प्राप्त हमें नहीं हो रहा है, उस दशा में क्या होगा, परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पादन घटने लगता है। यानी परिवर्तनशील साधन के जो सीमांत उत्पादन है वो घटने लगता है, ऋणात्मक की स्थिति में आ जाता है, माइनस की स्थिति में आ जाता है। एक बिंदु के बाद क्या होता है, वो माइनस की स्थिति में चलना चालू कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है। इस दशा में उत्पादन की सीमांत लागत बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए एक स्थिर लागत हमारी जो मशीन है वो लगी हुई है। अब हमारी एक मशीन हमें 200 यूनिट की और आवश्यकता है हमें उत्पादन करने की। तो ऐसी स्थिति में अगर हम एक मशीन चालू करें तो उसका बिजली का खर्चा पूरा हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, उसका स्थिर साधन तो पूरे बढ़ गए, क्योंकि उसका बिजली का खर्चा पूरा बढ़ जाएगा। आपने परिवर्तनशील पूंजी मतलब उससे कितनी, जब वो मशीन निकाल सकती है 1000 यूनिट और आप बना रहे हैं सिर्फ 200 यूनिट उससे ही, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर क्या होगी, आपकी सीमांत लागत बढ़ जाएगी, उत्पादन की सीमांत लागत बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपने परिवर्तनशील जो साधन थे उनको थोड़ी मात्रा में बढ़ाया, कुछ ही मात्रा में बढ़ेंगी, लेकिन स्थिर साधन वहाँ बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो मशीन चल ही नहीं रही थी उसका आपने प्रयोग करा, तो निश्चित तौर पर और आप उसका पूर्ण प्रयोग आप कर नहीं पाए। मान लीजिए 1000 वो इकाइयाँ उत्पादन कर सकती थी, लेकिन आपने सिर्फ 200 ही उत्पादन कर पाए उससे, तो ऐसी स्थिति में उसका लागत बढ़ जाएगी। तो वही होता है कि उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, क्योंकि कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है। उत्पत्ति ह्रास नियम अल्पकालीन उत्पादन फलन का तीसरा नियम है। ये क्या है, तीसरा नियम है, आपने देखा। किंतु आधुनिक अर्थशास्त्री उत्पत्ति के तीनों नियमों में इस ही एक नियम को मानते हैं, सिर्फ इसी को एक नियम मानते हैं, वो 3 नियम नहीं मानते। आधुनिक अर्थशास्त्री हैं वो उत्पत्ति के तीनों नियमों के स्थान पर एक ही नियम मानते हैं, वो कहते हैं उत्पत्ति ह्रास नियम ही महत्वपूर्ण नियम है, या केवल एक ही नियम है। साधन के घटते प्रतिफल अथवा उत्पत्ति ह्रास नियम उत्पादन का अल्पकालीन उत्पादन फलन का एक ही नियम है, और वो है उत्पत्ति का ह्रास नियम। उसे परिवर्तनशील अनुपात का नियम भी कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, परिवर्तनशील अनुपात का नियम भी कहते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों की दृष्टि में उत्पत्ति का मूल एक ही नियम है, उत्पत्ति ह्रास नियम। यानी उत्पत्ति मूल का एक ही नियम है, कौन सा, उत्पत्ति ह्रास नियम। इस संबंध में स्टिगलर के अनुसार क्या कहते हैं स्टिगलर, जब कुछ उत्पत्ति साधनों को स्थिर रखकर, यानी कुछ साधन स्थिर मात्रा में रखकर एक उत्पत्ति साधनों की इकाइयों में समान वृद्धि की जाए, उत्पत्ति के साधनों में समान वृद्धि की, यानी कि परिवर्तनशील साधनों का प्रयोग किया जाए, तब एक निश्चित बिंदु के बाद उत्पादन की उत्पन्न होने वाली वृद्धियां कम हो जाएंगी और सीमांत उत्पादन घट जाएगा। ऐसी एक निश्चित स्थिति पर बढ़ने के बाद वो क्या होने लगेगा, सीमांत उत्पादन घटने लगेगा, वृद्धियां कम हो जाएंगी एक बिंदु के बाद, और जब उत्पन्न होने वाली वृद्धियां कम हो जाएंगी और सीमांत उत्पादन घट जाएगा, ये कहते हैं स्टीलर। इसी तरह श्रीमती जॉन ब्राउन्स रॉबिन्सन के अनुसार क्या कहती हैं रॉबिन्सन, उत्पत्ति ह्रास नियम यह बताता है कि यदि किसी एक उत्पत्ति के साधन की मात्रा को स्थिर रखा जाए, यानी कि जो स्थिर साधन है उसको स्थिर रखा जाए, तथा अन्य साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि किया, यानी कि परिवर्तनशील साधन बराबर बढ़ाए जाएं, तो ऐसी स्थिति में क्या हो, उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए, तो एक निश्चित बिंदु के बाद, ध्यान रखने वाली बात है, एक निश्चित बिंदु के बाद उत्पादन में घटती दर से वृद्धि प्राप्त होती है। तो उत्पादन घटती दर से प्राप्त, उत्पादन जो बढ़ेगा वो घटती हुई दर से प्राप्त, यानी पहले जो जितनी तेज़ी से बढ़ा था उस तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, या हो सकता है वो ऋणात्मक की स्थिति में, उत्पादन ऋणात्मक की स्थिति में भी आ जाए, यानी वृद्धि ना होकर कम वृद्धि होने, यानी पहले जो वृद्धि कर रहा था 10 इकाइयों की, अब वो वृद्धि होगी मान लो 5 इकाइयों की, तो वृद्धि कम हो गई ना, उसको कहते हैं उत्पादन में घटती दर में वृद्धि प्राप्त होती है। इसको एक समझते हैं, इससे पहले बात समझ लेते हैं नियम मान्यताएं। इस नियम की मान्यताएं क्या हैं, क्या नियम की मान्यताएं, देखिए, एक उत्पत्ति साधन परिवर्तनशील है तथा अनिस्थिर है। यहाँ इस नियम को हमें मान्यता देनी पड़ेगी, तभी ये नियम काम करेगा। क्या होगी, एक उत्पत्ति साधन परिवर्तनशील है, बाकी सारे स्थिर हैं। परिवर्तनशील साधन को समस्त इकाई समरूप होती हैं। परिवर्तनशील की जो सारी इकाइयाँ हैं वो कैसी होंगी, एक जैसी होंगी।
तकनीकी स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि तकनीक उसी पुरानी तकनीक से काम किया जा रहा होगा। स्थिर साधन अविभाज्य होंगे, यानी कि स्थिर साधन को ऐसा नहीं है जो एक मशीन है, जैसे एक मशीन है 1000 बना सकती है तो उससे छोटा करके उसे 200 बनाने पर वो कम लागत लाए। तो इसका मतलब है स्थिर साधन अविभाज्य होंगे, यानी कि उस मशीन का ऐसा पार्ट हम उसको इस तरह से डिवाइड नहीं कर सकते कि वो 200 यूनिट बनाए तो खर्चा स्थिर का साधन ना बढ़े, ऐसा नहीं होगा। विभिन्न उत्पत्ति साधन संपूर्ण स्थापन होते हैं, यानी कि जो विभिन्न उत्पत्ति के जो विभिन्न साधन हैं वो संपूर्ण सब्स्टिट्यूट होंगे, यानी कि एक दूसरे पर परिवर्तन पर वो प्रयोग किए जा सकते होंगे। स्थिर साधन सीमित एवं दुर्लभ होंगे। अब बात करते हैं नियम की व्याख्या अथवा उत्पादन की 3 अवस्थाएं यहाँ पर हो सकती हैं। इस नियम की 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। देखिए, स्थिर साधन एक हम दिखा रहे हैं। परिवर्तनशील 1 के 2 3 4 बढ़ती आ रही है सीधे। कुल उत्पादन 6, 16, 30, 40, 45, 48, 48, 44 और 38। देखिए, इस तरह से कुल उत्पादन हो रहा है। अब देखिए, और यहाँ पर क्या हुआ, 48 के बाद माइनस कम होना चालू हो गया, वृद्धि घटने लग गई। पहले 44 हुई और फिर 38 ही उत्पादन रह गया। यही चीज़ कहलाती है उत्पत्ति ह्रास नियम। अब देखिए, औसत उत्पादकता 6, 2 का 16 में भाग दिया 8, 3 का 30 में 10, 4 का 40 में 10, 5 का 45 में 9, 6 का 48 में 8, 7 का 48 में दिया 6.8, 8 का 5.5, 9 में 42.5, 2 आ गया। इसी तरह सीमांत उपयोगिता कैसे हुई, देखो उत्पादकता 6 शुरू में पहले 6 ही रहेगी, फिर 10 हो गई, 16 में 16, फिर 10, फिर 10 14, फिर 10 के बाद ये क्या हुआ, यहाँ पर मोड़ बिंदु आ गया, यानी कि ये पॉइंट वो आ गया, सीमांत उत्पादकता उत्कृष्ट पॉइंट आ गया, यानी कि इस पॉइंट के बाद वो माइनस की स्थिति में आने लगी, यानी कि सीमांत उत्पादकता घटने लगी। 14 से 10 रह गई, 10 से 5, 5 से 3 और 3 से फिर 0 आ गई। 0 की स्थिति के वजह आएगी सीमांत उत्पादकता, तो उसके बाद वो माइनस में आ जाएगी, -4 और -6। उत्पादन की पहली अवस्था कहाँ तक रही, 6 से लेके 14 तक, ये हो गया उत्पादन की पहली अवस्था, फर्स्ट स्टेज। मोड़ बिंदु किसको कहेंगे हम, 14 को, जहाँ से ये घटना चालू हो गई। तो घटना उत्पादन की दूसरी अवस्था कहाँ से रही, 10 से लेकर 0 तक। यहाँ पर क्या हो रहा है, बराबर सीमांत उत्पादकता घटती जा रही है और एक स्थिति 0 आएगी। 0 के बाद क्या होगी, उत्पादन की तीसरी अवस्था शुरू हो जाएगी, यानी कि उत्पादन माइनस की स्थिति में आ जाएगा। उत्पादन जो सीमांत उत्पादकता होगी वो माइनस में आने की वजह ऋणात्मक आने लगेगी। इसी को कहते हैं परिवर्तनशील अनुपात की नियम की अवस्थाएं। ठीक है, देखिए सीमांत उत्पादकता ये 10 कैसे निकली, 16 में से पिछली वाली से औसत उत्पादकता घटाई 10 आ गई। इसी तरह फिर 30 में से 16 घटाए 10, 16 में से 6 घटाए 10 आ गए, 30 में से 16 घटाए 14 आ गए। ठीक है, कुल उत्पादक की स्थिति देख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ 30 की स्थिति में क्या होगा, सीमांत कुल उत्पादक 30 होगा, तब औसत उत्पादन कितना होगा 10 और ये 14 होगा, सीमांत उत्पादकता 14 होगा। यहाँ ये हमारा बड़ा पॉइंट, सबसे बढ़ने की स्थिति वाला पॉइंट है। इसके बाद क्या होगा, वो माइनस होने लगेगा, कम वृद्धि से होगी, यानी कि जो अभी तक बढ़ रही थी 6 के बाद 4 बजी, 4 से 4 की वृद्धि हुई, फिर 4 की वृद्धि हो रही थी, लेकिन अब क्या हुआ, 4 की कमी हो गई, फिर 5 की कमी हो गई, फिर इसी तरह 2 की कमी हो गई, फिर 3 की कमी हो गई। इस तरह से ये उत्पत्ति ह्रास नियम काम करता है। धन्यवाद, नमस्कार।